इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मर्सीफुल एंड मोस्ट बेनिफिशिएंट। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शेक्सपियर का एक बहुत ज़्यादा फेमस ट्रेजिक वर्क जो कि एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था 16th सेंचुरी में, और ये एक ट्रेजेडी है। इसकी सेटिंग है रोम और इजिप्ट में और रिलेटेड टू प्ले जूलियस सीजर के साथ है। थोड़ा सा रिलेटेड वो हम आपको इसी प्ले में बता देंगे कैसे रिलेटेड है ये। करेक्टर लिस्ट को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एंटोनी जो कि हमारा हीरो है, ये बेसिकली है रोम का, लेकिन इस टाइम होता इजिप्ट में है। क्लियोपाट्रा जो हीरोइन है और ये इजिप्ट में रहती है। ऑक्टावियस सीजर ये जूलियस सीजर का सुतेला बेटा है। जूलियस सीजर नावल प्ले जो हमने पढ़ा उसमें सीजर का जो बेटा होता है वो सुतेला बेटा देता है, वो ऑक्टावियस सीजर है, ये वहीं से आया है। लेपिडस है और फुलविया है जो कि वाइफ है सीजर की। सेक्सस पोम्पी है और सेक्सस पोम्पी द ग्रेट जो कि हमारे पास जूलियस सीजर में एक कैरेक्टर था, उसका ही बेटा है आगे, जो कि इस प्ले में विलन का रोल प्ले कर रहा है। एंटोनी और ऑक्टेवियस के खिलाफ है ये। एग्रिपा जो कि हेल्पर ऑफ ऑक्टेवियस है। मीन्स सर्वेंट ऑफ पोम्पी है। मिनिक्राट्स ये भी सर्वेंट ऑफ पोम्पी है और पोम्पी को बहुत ज़्यादा पोम्पी को बहुत ज़्यादा सर्व करते हैं। इनबोर्बस जो है वो सर्वेंट ऑफ क्लियोपाट्रा है। ऑक्टाविया वाइफ ऑफ एंटोनी है। एंटोनी जो है वो 2 बार शादी करता है, एक बार फुलविया के साथ उसकी होती है, एक बार ऑक्टेविया के साथ होती है, और ऑक्टेविया उसकी बहन है ऑक्टेवियस की। अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक सिपाही होता है जो कि बात कर रहा होता है एंटोनी और क्लियोपाट्रा के रिलेशन के बारे में, कि ये दोनों टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशन में रहकर और इन्हें अपने मुल्क की कोई खबर नहीं है। इतने में एक मैसेंजर आता है जो कि रोम से भेजा होता है ऑक्टेवियस ने एंटोनी के लिए, कि वहाँ की सूरत हाल बताने के लिए कि वहाँ पे पोम्पी ने हालात बहुत ज़्यादा सख्त कर रखे हैं। लेकिन ये जो होता है एंटोनी, वो उसकी क्लियोपाट्रा के प्यार में इतना खोया था कि वो लेटर को पढ़ता ही नहीं है और उस बंदे को झिड़क के वापस भेज देता है। क्लियोपाट्रा पूछती है एंटोनी से कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। एंटोनी उसकी वजाहत देने में दिन रात में लगा रहता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। इतने में दूसरा सिपाही दिखाते हैं जो सोच रहा था कि ये जो एंटोनी है ना, इजिप्ट में रह के रोम के अपने दोस्त ऑक्टेवियस की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ऑक्टेवियस, लेपिडस और एंटोनी 3 लोग होते हैं जो कि रोम में एक गवर्नमेंट चला रहे होते हैं और पोम्पी उसके खिलाफ होता है। सेकंड मैसेज डेथ ऑफ फुलविया। पहले उसके पास मैसेज आता है कि फुलविया बहुत बीमार है, उसको वापस जाना है, इजिप्ट से रोम में जाना है, और वो क्लियोपाट्रा को छोड़ना नहीं चाहता एंटोनी। लेकिन इतने में दूसरा खत आ जाता है कि फुलविया की डेथ हो गई है। वो कहता अब मैंने क्या करना जाके, जब वो मरी गई है। एंटोनी डिसाइडेड टू गो बैक रोम, क्योंकि लोग जो बहुत ज़्यादा चेमगोइयाँ करने लगते हैं, बहुत बातें करते हैं कि क्लियोपाट्रा एक औरत आई, उसने इसको वीक कर दिया, ये अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभा नहीं रहा, जबकि ये ब्रेव सोल्जर होता है एंटोनी, लेकिन एक लड़की के प्यार में ये ऐसा कर रहा है। तो इसको गुस्सा आता है, कहता है ठीक है मैं वापस जाऊँगा, और वो भी पोम्पी से फाइट करने के लिए। जो कि सेक्स पोम्पी है, उसको नहीं पता था कि ये वापस आ रहा है एंटोनी, वो अपनी प्रिपरेशंस करता है फाइट की। लेकिन एंटोनी सेंड अ पर्ल फॉर क्लियोपाट्रा फ्रॉम रोम, ये रोम में जाके भी क्लियोपाट्रा को एक मोती भेजता है, और क्लियोपाट्रा अपने टाइम पास के लिए एक 3rd जनरेशन का एक इंसान होता है, उसके साथ टाइम पास कर रही होती है, और एग्री टू मैरी विद ऑक्टेविया। जब वो हालात जाके देखता है रोम में कि बहुत ख़राब हो रहे हैं और लोगों को एक डर है सेक्स पोम्पी से, तो ऑक्टेवियस कहता है कि ऐसे हालात में अगर एंटोनी वापस क्लियोपाट्रा के पास चला गया तो हमारे पास और भी मुश्किलात हो जाएंगी। इसलिए वो कहता है मेरी बहन ऑक्टेविया के साथ शादी करवा देते हैं हम लोग। ये लेपिडस मशवरा देता है कि अगर इसकी शादी कर दी तो ये यहाँ पे बन जाएगा, ये क्लियोपाट्रा को भूल जाएगा। काफ़ी हद तक वो लोग सही भी सोच रहे थे कि क्या पता ये भूल जाए क्लियोपाट्रा को, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता। बहरहाल एंटोनी राज़ी हो जाता है क्लियोपाट्रा इससे ऑक्टेविया से शादी के लिए। क्लियोपाट्रा के पास जब खबर जाती है वो बहुत गुस्सा होती है और बहुत ज़्यादा सर्वेंट्स पे गुस्सा करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझे छोड़ दे। इतने में इटली में हमें दिखाया है कि एग्रीमेंट हो जाता है ऑक्टेवियस, लिपिडस और एंटोनी के दरमियान। ये तीनों मिलके सेक्स के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें मीन्स उसके दोनों के मफाद के बारे में लिखा होता है। दोनों के कुछ बेनिफिट्स दोनों को मिल रहे होते हैं, पम्पी को भी मिल रहा होता है कुछ ना कुछ, और उन तीनों को भी, इसलिए वो सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन वो लोग ये मुआहदा करते हैं एक शिप पे जहाँ पे सब लोगों ने ड्रिंक्स किए होते हैं और वो दोनों मतलब सब टल्ली हुए पड़े होते हैं। जो मीन्स है वो कहता है अपने सेक्स को कहता है कि हम इन लोगों को कत्ल ना कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे पास कोई तीनों कोई ऑप्शन लेके ही ना आए। वो कहता नहीं इसको छोड़ दो, इन तीनों को क्या मानना, हमारा एग्रीमेंट तो हो गया है।
सेकस ये कह के उसको मना कर देता है अपने सर्वेंट को। इतने में ये लोग ऑक्टिवियस और लिपिडस जो होते हैं, ये दोनों एंटोनी और उसकी वाइफ ऑक्टिविया को एथेंस भेज देते हैं। वहाँ पे ये आर्मी को चला रहा होता है। एंटोनी जो होता है वो ऑक्टिविया को कहता है कि तुम्हारे भाई ने ऐसा रूड बिहेवियर किया मेरे साथ, ऐसा, बस बहन को बदगुमान करके ना वापस ऑक्टिवियस के पास भेज देता है। जब वो ऑक्टिवियस के पास वापस आती है तो ऑक्टिवियस जो होता है वो पावर में होता है, क्योंकि उसने सेकस पोम्पी को हरा दिया होता है। एक इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग हो रही थी, उसमें उसको हरा के ना खुद ये वहाँ का पावर में आ जाता है। एंटोनी जो होता है वो ऑक्टिविया को उसके भाई के पास भेज के खुद क्लियोपाट्रा के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो कहता है बहुत दिन हो गए हम दोनों जुदा हुए हैं, अब मैं नहीं रह सकता उसके बिना, मुझे उसके पास जाना है। जब वो वहाँ जाता है तो उसको खबर पहुंचती है कि अब मैं यहाँ तो आ गया हूँ क्लियोपाट्रा के पास, लेकिन वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ऑक्टिवियस भी इजिप्ट में आ जाता है। अब दोनों इजिप्ट में, सारे इजिप्ट में, तो वो रेडी टू फॉर फाइट अगेंस्ट ऑक्टिवियस इन सी। तो एंटोनी मुआहदा करता है, मिस्टर अपने जो उसके सर्वेंट्स उनके साथ कहता है कि मैं लड़ाई करूँगा, लेकिन करूँगा मैं समंदर में। तो ऐसी फाइट होती है जिसमें कोई भी क्लियर विनर नहीं होता पहली बार। दूसरी बार फिर जो होता है एंटोनी खुद सरेंडर करना चाहता है, लेकिन इतने में उनका ऑक्टिवियस का एक लेटर आता है जिसमें वो क्लियोपाट्रा को खत लिखता है, एंटोनी को नहीं लिखता। ऑक्टिवियस कहता है क्लियोपाट्रा को कि तुम एक औरत तो चाहती हो तो अपने जो तुमसे प्यार करता है एंटोनी, उसको मेरे हवाले कर दो, तो मैं फ़ाइट किए बिना वापस चला जाऊँगा, सिर्फ एंटोनी को लेके रोम चला जाऊँगा। और वो ख़त किसी तरह से एंटोनी पढ़ लेता है और वो क्लियोपाट्रा पे बहुत गुस्सा करता है कि तुम मुझे बेचने वाली थी ऐसा कर करके। तो वो कहता नहीं, अब मैं लड़ाई करूँगा। अगले दिन फ़ाइट होती है और रात में वो जो होता है एंटोनी जो सोच रहा था कि सरेंडर करूँगा, वो कहता नहीं है मैं सरेंडर नहीं। वो सारी रात अपने जो उसके सोल्जर्स को शराब पिलाता है, उनको मोटिवेट करता है। नेक्स्ट डे सब प्रिपेयर होते हैं लड़ने के लिए। एग्रिपा जो कि ऑक्टिवियस का एक खास बंदा था, उसने जो आर्मी तैयार की थी वो विड्रॉ कर देते हैं टाइम पे, इसलिए भी फाइट जो होती है वो मिस्टर के विक्ट्री के चांसेस होते हैं एंटोनी के हो जाते हैं और वह जीत जाता है पहले दिन। दूसरे दिन जो क्लियोपाट्रा होती है वो जहाज़ का रुख ही बदल देती है किसी तरह से। इस तरह से करके एंटोनी को शिकस्त होती है और ये एक ऐसी गलती थी जिसके लिए एंटोनी क्लियोपाट्रा को माफ़ नहीं कर सकता था। वो कहता था इसने ऑक्टिवियस की मदद की है तो क्यों की है। क्लियोपाट्रा के जो साथी थे वो उसको मशवरा देते हैं कि तुम ना मरने का नाटक करो, एक टॉम में कैद हो जाओ और हम एंटोनी को कहेंगे कि तुम मर गई हो, तो वो इस गम में तुम्हारी गलतियों को भूल जाएगा, तुम्हें माफ़ कर देगा। जब वो इतना सोचती है क्लियोपाट्रा कहती ठीक है मुझे यहाँ कैद कर दो, तुम लोग एक जगह का नाम बताते हैं कि यहाँ कैद कर दो मुझे और जाके उससे बताओ कि मैं ऐसे सब मर गई हूँ। वो जाके उसको एंटोनी को बताते हैं तो एंटोनी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ माइंड हो जाता है, कहता है ऐसे कैसे होता है क्लियोपाट्रा मर जाए ये वो। तो वो खुद को अपने सर्वेंट्स को कहता है कि मुझे मार दो। कोई भी हाथ नहीं बढ़ाता, कोई मारता नहीं, वो खुद ही मार लेता खुद को। और इतने में जो सर्वेंट अंदर आता है उसको देख के वो खुद भी खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसे 2-3 आदमी वहीं पे मरे पड़े थे। कोई एक आके देखता है तो वो कहता है क्लियोपाट्रा मरे, मतलब खुदकुशी की है एंटोनी ने, लेकिन उसकी जान अभी बाकी होती है। फिर इतने में एक सर्वेंट उसका खास आता है, वो बताता है कि आका आपने ये क्या किया, क्लियोपाट्रा तो जिंदा है, उसको हमने ये मशवरा दिया था। वो कहते हैं कहाँ है। उसको लेके जाते हैं तो उन्हें थोड़ी सी देर बातें करते हैं, मीन्स उसके लव की बातें करते हैं, आपस में एक दूसरे को माफ़ी मांगते हैं। क्लियोपाट्रा कहती है मैं मतलब तुम तो मर रहे हो, मैं क्या करूँगी। वो क्लियोपाट्रा कहता है कि तुम ना ऑक्टिवियस के हाथ ना लगना, वो अच्छा इंसान है, उससे तुम भाग जाओ, तुम कहीं भी चली जाओ। मैंने तुम्हारे नाम इतनी जायदादें कर रखी हैं, क्योंकि जब ऑक्टिविया के साथ शादी हुई थी एंटोनी की तो उसको बहुत कुछ पैसा मिला, जायदादें मिली थी, जो कि क्लियोपाट्रा के नाम लगाता गया था बीच बीच में से। एंटोनी मर जाता है, वो उसको दफन करने का हुक्म देती है क्लियोपाट्रा। क्लियोपाट्रा खुद को कहती मैं बहुत खूबसूरत तरीके से मरना चाहती हूँ। वो एक बहुत खूबसूरत दुल्हनों वाला ड्रेस पहनती है, फुल तैयार होती है और जहरीले सांप मंगवाती है और उनसे करके अपने जिस्म के एक एक पार्ट पे उनसे डसवाती है और आखिर में हाथ पे डसवाती है, जिसके बाद वो वहीं पे मर जाती है। ऑक्टिवियस वहीं पे आता है और उसको थोड़ा सा गिल्ट होता है कि ये दोनों ने मेरी वजह से खुदकुशी की है। लेकिन एंडिंग में ये होता है कि दोनों बहुत ब्रेव थे, उन्होंने खुद को बेचा नहीं है दोनों ने, लेकिन दोनों इज्जत से अपनी मोहब्बत के साथ ही मर गए। ऑक्टिवियस ऑर्डर करता है कि इन दोनों की कब्रों को नज़दीक नज़दीक बनाना, जैसे कि हमने जूलियस कैसर में पढ़ा था कि उन दोनों को आखिर में उन दोनों के मुजस्मे बनाए गए थे और उन दोनों की कब्रों को एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया गया था। इसी तरह से ये ऑक्टिवियस हुक्म देता है कि इनकी कब्रों को थोड़ा सा क्लोज कर दिया जाए, ताकि दुनिया में तो एक नहीं हो सके लेकिन नेक्स्ट जो वर्ल्ड है उसमें इनकी कब्रें तो एक साथ हों। इस तरह से आई लव स्टोरी रीच टू अ ट्रेजिक एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। अगर नहीं समझ आई तो इसी स्टोरी को आप दोबारा से सुने, आपको ईजीली समझ आ जाएगी।